हेलो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर डी विश्वकर्मा, गवर्नमेंट ऑटोनोमस पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा आपको आज बीए थर्ड सेम के सेकंड यूनिट के अंतर्गत टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों, सबसे पहले हम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर को जानने के पहले ये देखें कि हमारे एटमॉस्फेयर का नेचर क्या है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण है, जिसके साथ में जलवाष्प और धूल के कण भी सम्मिलित हैं। ये चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर से आवेष्टित किए हुए हैं। यह हमारे भौतिक पर्यावरण और समस्त जैवमंडल का आधार है। इसके महत्व को हम इस तरीके से भी रेखांकित कर सकते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, वनस्पति हैं, इस जैवमंडल के जो भी चेतन घटक हैं, इससे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सूर्य से जो ताप मिलता है, प्रकाश मिलता है, वह भी हमें वायुमंडल के माध्यम से प्राप्त होता है। साउंड एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो हम ध्वनि को सुन नहीं सकते। वायुमंडल में ही संघनन की समस्त क्रियाएं घटित होती हैं, जो हमारे मौसम और जलवायु का आधार है। बाष्पीकरण, संघनन के जो विभिन्न रूप हैं, जल वर्षा, बादलों की बनावट या बादलों का आच्छादित होना, वर्षा का होना, ओस, कोहरा, इन सब के लिए हमारा वायुमंडल भी उत्तरदायी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में हमने काफी विकास किया है। 1850 के बाद औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मानव सभ्यता के विकास के कारण हमने जैव ईंधनों का काफी उपयोग किया है, जिसके कारण वायुमंडल की रासायनिक बनावट में कुछ परिवर्तन घटित हुए हैं और हमारे लिए ये चिंता का विषय है। छात्र छात्राओं, ये हमें मालूम है कि वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन जैसी आपत्ति हमारे सामने उपस्थित है। भूमंडल तापन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे पारिस्थितिक संतुलन को खतरा पैदा हुआ है। अतः हमें वायुमंडल का अध्ययन करना अपरिहार्य है। वायुमंडल में एक ही गैस नहीं है, कई गैसें हैं, कई परतें हैं। सबसे निचली परत जो धरातल से लगी हुई है, ट्रोपोस्फियर है, जिसे हम परिवर्तन मंडल कहते हैं। ये सामान्यतः 12 किलोमीटर की हाइट तक है। उसके बाद उसी को हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। इस क्षोभ मंडल और परिवर्तन मंडल में मौसम की संपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। वायु दाब का कम होना, टेम्परेचर का कम होना इसी मंडल में घटित होता है। बादलों का बनना, संघनन की क्रियाएं, बाष्पीकरण का होना, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर तक की हाइट, इसकी हाइट कम ज्यादा होती रहती है मौसम के अनुसार, स्थान के अनुसार। ध्रुवों पर इसकी हाइट कम है, भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट अधिक है। ध्रुवों पर हाइट औसतन 8 किलोमीटर रह जाती है, पर भूमध्य रेखा पर ये कभी कभी तो 18 किलोमीटर तक हो जाती है। इसके ऊपर इसकी एक ट्रोपोपाज है, क्षोभ सीमा है, उसके नीचे सब घटनाएं घटित होती हैं और इसे हम ट्रोपोस्फियर की छत भी कहते हैं। यहाँ पर जो तापमान का घटना, वायु दाब का कम होना,
बादलों का बनना सब यहाँ पर प्राय समाप्त होने लगता है। और उसके बाद दूसरी जो सतह है वह है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर जिसे अपन कहते हैं। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसकी ऊंचाई के संबंध में विद्वानों में मत है कि नहीं, पर यहाँ पर सामान्यकरण के लिए 12 से 50 किलोमीटर की हाइट को दिखाया गया है। यहाँ पर तापमान लगभग समान रहता है, लेकिन अब उसमें विद्वानों ने एक खोज निकाला है कि इस मंडल में एक ओजोन मंडल है, ओजोनोस्फियर है। आप जानते हैं कि ओजोन महत्वपूर्ण सतह है, परत है, जो हमारे पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह जो परत है ये 10 से 50 किलोमीटर तक विद्वान बताते हैं, पर उसका संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक है। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है और हमारे पृथ्वी पर अत्यधिक तीव्र तापमान को कम कर देती है। वो अल्ट्रावायलेट की किरणें यदि पृथ्वी तक आ जाती तो हमारा जीवित रहना संभव नहीं हो पाता। अतः ये काफी महत्वपूर्ण है, हमारे रक्षा कवच के रूप में ये कार्य करती है। तत्पश्चात मंडल है, इसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर तक है। फिर तत्पश्चात थर्मोस्फियर है, तापमंडल जिसे कहते हैं। इसके ऊपर और भी मंडल बताए गए हैं, आयतन मंडल है जैसे। तो इस प्रकार से ये जो निचला मंडल है टोपोस्फियर है, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो गैसें हैं, सबसे ज्यादा मात्रा गैसों की नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है। 79% नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। 99% ये दोनों गैस हैं हमारे कुल गैसों का प्रतिशत कंप्लीट कर देती हैं। आर्गन, जेनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये काफी कम मात्रा में 1% लगभग। वेयर डज द एटमॉस्फेयर गेट टेम्परेचर फ्रॉम, हमें कहां से तापक्रम मिलता है वायुमंडल को। तो इसमें हम ये देखें कि 14% इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन मिलता है जो सूर्य से प्राप्त होता है। लघु तरंग सौरिक विकिरण जिसे अपन कहते हैं, 34% ऊर्जा पृथ्वी के बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है। इस प्रकार से एटमॉस्फेयर को 14% ऊष्मा तो डायरेक्ट सूर्य से मिलती है, लेकिन 34% ऊष्मा हमारी पृथ्वी से मिलती है। ये आगे देखिए, हम ये बात करें कि तापमान कहते किसे हैं, जो पृथ्वी को मिलता है, सूर्याभिताप, इंसोलेशन। पृथ्वी को या उसके वायुमंडल को जो ताप मिलता है वह सन से मिलता है, सूर्य से मिलता है। सूर्य से जो तापक्रम मिलता है वो कहलाता है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। अब ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है क्या? तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा सूर्य से 1/256 मिलीमीटर से लगा करके 1/6700 मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य से चलती हुई पृथ्वी तक आती है, वह कहलाता है हमारा शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन का। ये जो ऊष्मा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्राप्त होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। इसमें दोनों गुण रहते हैं, विद्युतीय गुण भी रहते हैं और मैग्नेटिक गुण भी रहते हैं। तो दोनों रूप में ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये सोलर रेडिएशन से केवल 14% ही हमारा एटमॉस्फेयर प्राप्त कर पाता है। यहाँ पर एक बात आपको समझाने के योग्य है कि एक तो हम कहते हैं ऊर्जा का रूप ऊष्मा है, फिर तापक्रम भी बोलते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पदार्थ कैसा गर्म है, पदार्थ का गर्मपन कैसा है, वो तापमान कहलाता है। तीव्रता, गर्मपन की मात्रा, तीव्रता। और दूसरी बात है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मात्रा कितनी है, वो ऊष्मा कहलाती है। ये दो बीकर यहाँ पर रखे हुए हैं, इनमें टेम्परेचर बराबर है, बॉइलिंग वाटर है, पर एक बड़ा है उसमें ज्यादा पानी है, तो वो टोटल एनर्जी उसमें ज्यादा है, इसलिए ऊष्मा की मात्रा वहां पर अधिक है। लेकिन छोटे
जो बीकर है उसमें ऊष्मा की मात्रा कम है, लेकिन टेम्परेचर बराबर है, समान है। तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये इंस्ट्रूमेंट है, अपन उसको केल्विन में, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहीट में ये टेम्परेचर को नाप सकते हैं। रेडिएशन के कितने प्रकार हो सकते हैं? सूर्य जो रेडिएशन होता है, हमारी पृथ्वी से रेडिएशन होता है, इसके प्रकार हैं ये। प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण मैंने अभी बताया। बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण होता है, ये पृथ्वी से होता है और ये बड़ी तरंगों के रूप में होता है। एक निश्चित तापमान पर पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है, उसको ऊष्मा में कन्वर्ट कर देती है, और जब उससे भी तरंगें निकलने लगती हैं तो वो तरंगें बड़ी होती हैं और उसे हम कहते हैं बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। प्रतिलोमी विकिरण उसे बोलते हैं जब पृथ्वी से वायुमंडल ऊष्मा प्राप्त करता है तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या दूसरी गैसेज होती हैं वो पुनः पृथ्वी की तरफ ऊर्जा को विकृत कर देती हैं, तो उसे हम काउंटर रेडिएशन बोलते हैं। इसी प्रकार से वर्णात्मक चयनात्मक विकिरण उसे कहते हैं। जैसे ओजोन गैस है तो अल्ट्रावायलेट रेज को सोखती है, फिर उसका विकिरण भी करती है, तो सिलेक्टिव करती है, सभी तरंगों का विकिरण नहीं करती है, तो वो सिलेक्टिव रेडिएशन कहलाता है। नेट रेडिएशन उसे कहते हैं जब कमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का डिफरेंस निकालें तो नेट रेडिएशन कहलाएगा, शुद्ध विकिरण कहलाएगा। ये हीट बैलेंस पृथ्वी का दिया हुआ है जिसमें वायुमंडल की ऊष्मा संतुलन को भी दिखाया गया है। इसमें जो सूर्य से हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, संपूर्ण सूर्य जो विकृत करता है वह 1/2 अरब भाग होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, यदि हम उसको 100% माने तो पृथ्वी को 34% डायरेक्ट रेडिएशन मिलता है और ये 17% हमें अल्बेडो के रूप में प्राप्त होता है, जो ऊर्जा आकाश में परावर्तित कर दी जाती है, उसका प्रकीर्णन कर दिया जाता है या रिफ्लेक्शन कर दिया जाता है, तो उसमें से कुछ पृथ्वी पर आ जाती है, वो 17% है। तो इस प्रकार से हम दोनों को मिला दें 17% एंड 34%, तो ये 51% होता है। इस प्रकार से पृथ्वी सूर्य से 51% रेडिएशन प्राप्त करती है और फिर ये रेडिएशन इस प्रकार से दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। इसमें आप देखेंगे रेडिएशन फ्रॉम अर्थ 23% पृथ्वी से जाता है वायुमंडल की तरफ, उसमें से केवल वायुमंडल के 6% गर्म करने में काम आता है, 70% सीधा शून्य में चला जाता है, तो ये प्रभावी विकिरण कहलाता है। दूसरा 9% टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन, विक्षोभ और संवहन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें खर्च होता है पृथ्वी से, और 19% संघनन के रूप में खर्च हो जाता है। इस प्रकार से वायुमंडल को 6, 9 और 19 को आप जोड़ दें तो ये लगभग 34% होता है और 14% डायरेक्ट सन सोलर एनर्जी से मिलता है। तो इस प्रकार से 40% ऊष्मा प्राप्त हो जाती है वायुमंडल को, और रेडिएटेड टू द स्पेस बाय एटमॉस्फेयर -48%। इस प्रकार से संतुलन बना रहता है। अब ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया वायुमंडल में कैसे घटित होती है, उसकी 3 प्रक्रियाएं हैं। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या एक की पदार्थ में एक छोर से दूसरे छोर को जो ऊर्जा जाती है उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाती है, इसमें मुख्यतः यही होता है। जैसे सूर्य से वायुमंडल को मिल रही है, पृथ्वी को मिल रही है, पर उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरी प्रक्रियाओं के लिए माध्यम की जरूरत होती है, संचालन के लिए, कन्वेक्शन के लिए, उस प्रकार की जरूरत इसमें नहीं होती है। सॉलिड, लिक्विड या गैस मटेरियल की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। दूसरा एक कंडक्शन है, संचालन की प्रक्रिया। इसमें एक छोर से किसी धातु का या वस्तु का एक छोर गर्म करें तो दूसरा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अणु दर अणु संस्पर्श से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसे हम संचालन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें कण स्वयं विस्थापित नहीं होते बल्कि ताप कण वायु कण विस्थापित होता है। नेक्स्ट है ये संवहन। संवहन जैसे पानी गर्म होता है उसी प्रकार से वायुमंडल भी गर्म होता है। पृथ्वी गर्म होती है सबसे ज्यादा, उसके संपर्क में जो वायुमंडल आता है
उसके कण गर्म होते हैं, वायु हल्की होती है, हल्की होकर वो ऊपर को उठती है, आसपास की वायु उसको ऊपर की ओर ढकेल देती है, ऊपर की वायु ठंडी होती है, उसका घनत्व अधिक होता है और वो नीचे आती है। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से संवहन और विकिरण के द्वारा सबसे ज्यादा गर्म होता है वायुमंडल। संचालन का नगण्य स्थान है, क्योंकि वायु सुचालक नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट नहीं है। वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना अभी हमने आपको बताया है कुछ, उसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट और हैं जिनको मैं यहाँ रेज करना चाहूंगा। अभिवहन, तो संपर्क के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। रात में पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो उसके संपर्क में वायु आने से क्रमशः वायुमंडल ठंडा होने लगता है। वाष्पन की ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, इससे होता क्या है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वाष्प वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल से फिर संघनन की प्रक्रिया होती है, तो संघनन से ताप मुक्त होता है और वह ताप वायुमंडल में मिल जाता है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है और वर्षा होती है। इसी प्रकार से वायु का प्रसरण तथा संपीड़न, वायु जब गर्म होती है तो ऊपर जाती है, ऊपर जाने पर उसका टेम्परेचर कम होता है और नीचे दबाव के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। तो संपीड़न और प्रसरण के कारण भी वायुमंडल के तापक्रम में प्रभाव पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापक्रम एक समान नहीं है, उसमें असमानता है। हमारे भूगोल के विद्यार्थी सब जानते हैं कि पृथ्वी के जो वितरण के कारक हैं उनमें स्वयं असमानता नहीं है, इसलिए वो कारक जिसको प्रभावित करते हैं उनमें भी अंतर उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर वायुमंडल के तापमान को हम धरातल पर देख रहे हैं। ऊंचाई पर भी वायुमंडल के तापमान के अध्ययन किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपकी किताबों पृथ्वी की सतह पर ही वायुमंडल के तापमान के संबंध में लिखा गया है। वर्तमान में सांडे, रवि सांडे, उपग्रहों, कई उपकरणों के द्वारा वायुमंडल का त्रिआयामी अध्ययन किया जाने लगा है और विभिन्न तलों पर वायुमंडल के उसका टेम्परेचर, वायु दाब, हवाओं की दिशा, ये सब ली जाती है। लेकिन हम यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर वायु का तापमान कैसा होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौन से कारक उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है जो टेम्परेचर को प्रभावित करता है वो है द लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन। ये मेजर फैक्टर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हम यदि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाएं तो पृथ्वी का तापक्रम इनके समानांतर, पृथ्वी के तापक्रम के वितरण में अक्षांशों के समानांतर वितरण देखने को मिलता है। इसके लिए इसको मेजर फैक्टर कहा जाता है। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये देखिए चित्र में, एंगल ऑफ द सन रेज और लेंथ ऑफ द डे, ये दो प्रधान कारक हैं जो लैटिट्यूड के अंतर्गत टेम्परेचर में भिन्नता पैदा कर देते हैं। सीधी किरणें और दिन की लंबाई, यदि दोनों एक सकारात्मक रूप से हैं तो वहां टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। दिन की लंबाई भी अधिक है और सीधी किरणें पड़ रही हैं तो उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में वायुमंडल का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। इसके विपरीत यदि तिरछी किरणें हैं और सनरेज ऑब्लिक है या फिर, तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर कम प्राप्त हो पाता है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तिरछी किरणों के कारण वायुमंडल के बड़े भाग को कवर करना पड़ता है, इसलिए डिस्टेंस लंबा हो जाता है और वो पृथ्वी के कर्वेचर के कारण है, पृथ्वी की गोलाई के कारण ऐसा हो रहा है। और दूसरा, लार्ज एरिया लिखा हुआ है, बड़े क्षेत्र में गर्म करना पड़ता है पृथ्वी को, इसलिए वो ऊर्जा है आती तो बराबर है पर वो बढ़ जाती है उस क्षेत्र में। लेकिन जो सीधी किरणें हैं वो कम डिस्टेंस को क्रॉस करती हैं एटमॉस्फेयर के और वो सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है। तो ये हम देखते हैं ठंड के दिनों में हमारे यहाँ कम ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें सर्दी लगती है, गर्मी में सीधी किरणें पड़ती हैं, दिन की लंबाई भी
ज़्यादा होती है तो हमें गर्मी महसूस होती है। आप दिन में भी देखिए तो सुबह और शाम के समय टेम्परेचर डाउन हो जाता है क्योंकि किरणें तिरछी पड़ती हैं, और दोपहर के समय टेम्परेचर अधिक रहता है। ये जो मानचित्र है इसमें आप देखेंगे यूएसए का है। ये जून 21 में समय दिखाया गया है, दिन की लंबाई, लेंथ ऑफ द डे सनराइज टू सनसेट तक दिखाया गया है। इसमें आप दक्षिण की तरफ से उत्तर को देखें, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16। उत्तर में 16 घंटे तक दिन होता है, लेकिन दक्षिण की तरफ 14 घंटे तक का दिन हो जाता है। तो उत्तर में तो दिन की अवधि बढ़ रही है और नीचे की तरफ कम हो रही, पर टेम्परेचर में अंतर आपको देखने मिलेगा। इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह ऐसा होता है। अब जैसे 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य रहता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव पर, गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। अब 6 महीने का दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो उस समय टेम्परेचर उत्तरी ध्रुव पर अधिक नहीं होता है। तो वो कारण क्या है? उसमें एक कारण ये भी है, सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे बड़ा कारण है। ये ऊंचाई दूसरा, जैसे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डाउन हो जाता है। 23 डिग्री लिखा हुआ है नीचे आप देखें, उसके बाद 23 डिग्री 5 मिनट है वो, फिर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 10 डिग्री। ये ऊपर की तरफ जाए तो टेम्परेचर कम हो जाता है। इस प्रकार से कम होते टेम्परेचर की दर कहलाती नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, तापपतन की सामान्य दर, सामान्य तापपतन की दर बोलते हैं, सामान्य तापपतन की दर। यह वह दर होती है यदि हम थर्मामीटर को प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाएं तो तापक्रम 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या प्रति मीटर 1000 मीटर की दर से कम होता है। इस प्रकार से हम ऊपर देखते हैं बर्फ जमी रहती है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब देखिए टेम्परेचर डाउन होने का एक तो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है, दूसरा एक और तरीका है, विधि है, प्रक्रिया है, ड्राई एडियाबेटिक रेट से भी टेम्परेचर कम हो जाता है। जब कोई वायु गर्म होती है एक निश्चित आयतन और निश्चित तापमान पर, जब कोई वायुपुंज गर्म होता है तो आसपास की वायु उसको ऊपर की ओर ढकेल देती है, क्योंकि वो अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। तो वायु से हम ऊपर नहीं उठती नीचे, वो ढकेलती है आसपास की वायु, तो वो ऊपर को चलती है। ऊपर जब वो बढ़ती है तो उसका जो टेम्परेचर वो अलग विधि से डाउन होता है, वो शुष्क वायु होती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर या सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। फीट में हम कहें तो 1000 फीट की हाइट पर 5.5 डिग्री फ़ारेनहीट की दर से उठती वायु का टेम्परेचर डाउन होता है। तो जब वायु ऊपर उठती है तो इस प्रकार से टेम्परेचर डाउन होता जाता है। इसको हम एक अगले चित्र में भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद जब ये वायु ऊपर उठती है, संघनन होने लगता है, वायु सैचुरेटेड हो जाती है, वर्षा होने लगती है, तो उसके बाद फिर अलग दर होती है वायु के ऊपर उठने की। अब वायु ऊपर खुद उठती है, अब वहां आसपास की वायु नहीं ढकेलती है उसको। कारण क्या होता है? जब संघनन होता है तो वाष्पीकरण के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो संघनन के द्वारा मुक्त होती है और उस वायु को फिर ऊंचा उठाती है, वो ऊर्जा उसमें मिल जाती है जाकर के। ये देखिए हमने दिखाया 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ये समुद्र तल है। 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो उठती वायु आयतन बढ़ गया है, टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो ये वायु के सिकुड़ने से फैलने से ऊपर जाने से टेम्परेचर में परिवर्तन, बाकी टेम्परेचर ना अलग किया जा रहा है ना उसमें मिलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है, वो 25 रह गया है। अब यही वायु नीचे की तरफ आएगी तो उसी दर से टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। 25 पर है, नीचे आएंगे तो फिर 35 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा। इसके आधार पर अपन आगे पढ़ेंगे कि समताप रेखाएं जब खींची जाती हैं तो ऊंचाई को अलग किया जाता है और टेम्परेचर को समुद्र तल पर नापा जाता है। तो यह विधि वहां काम आती है, तभी हमारी आइसोथर्म्स बन पाती हैं और हम मानचित्र में समताप रेखाओं के द्वारा
तापक्रम का वितरण देख पाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये दूसरा सबसे बड़ा कारक है। तीव्रवार्ता महोदय कहते हैं आफ्टर द लैटिट्यूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वायुमंडल के तापक्रम के असमान वितरण को। इसका कारण ये है कि जो जल और वायु के गुण होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसमें अंतर होता है। सिंस वाटर इज एसेंशियल ट्रांसपेरेंट बट लैंड सरफेस आर ओपेक, लैंड अपारदर्शी होती है पर जल पारदर्शी होता है। अच्छा, जल लिक्विड है, तरल है, भूमि सॉलिड है, मूवेबल नहीं है। जल में तो गति हो सकती है पर भूमि में गति नहीं हो सकती है। अच्छा, पारदर्शी होने के कारण जल में काफी गहराई तक ताप प्रवेश कर सकता है। 20 मीटर तक लगभग किताबों में लिखा हुआ है कि उतनी गहराई तक तापमान जा सकता है। लेकिन पृथ्वी में तो कुछ 1 मीटर गहराई अधिक से अधिक ताप पहुंचेगा तो वो जल्दी गर्म होगी, पर जल इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। रिफ्लेक्शन भी जल से ज्यादा होता है, जल की सतह से रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, पर पृथ्वी की सतह से रिफ्लेक्शन परावर्तन उतने जल्दी ज्यादा नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, भूमि की अपेक्षा जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, स्पेसिफिक हीट अधिक होती है। ये स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? यदि हम किसी तत्व के 1 ग्राम पदार्थ को और अधिक 1 डिग्री गर्म करने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है वह उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो हमें भूमि को गर्म करने के लिए 1 डिग्री ज्यादा गर्म करने के लिए, उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल को ज्यादा गर्म करने के लिए जल की अपेक्षा में कम ऊष्मा की जरूरत होती है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाती है। ये हमने आपको बता दिया। भूमि की सतह की अपेक्षा जल राशियों से वाष्पीकरण अधिक होता है, तो वो जो ऊष्मा जल को मिलना थी वो वाष्प में खर्च हो जाती है। हम स्पिरिट की बूंदें हाथ पर रखते हैं, हमें ठंडा महसूस होने लगता है। क्यों महसूस होने लगता है? क्योंकि यहाँ से ताप का खर्च हो जाता है, वाष्प बन जाती है। जल से हम नहाते हैं, हमें ठंडक महसूस होने लगती है। उसका कारण क्या है? हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है वो वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। ये दिया हुआ है चित्र, मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर, ओपेक सर्वेस, लो स्पेसिफिक हीट, वाटर टेक्स 5 into लॉन्ग, ये सब। इसके बाद है सामुद्रिक जलधाराएं। एक चित्र में मैंने ये दिखाई हुई हैं, हो सकता है आपको दूर से नहीं दिख रही हूँ, लेकिन आपके यदि जलधाराओं का थोड़ा सा गर्म और ठंडी जलधाराओं का नॉलेज है तो आप इन दोनों चित्रों को मिला सकते हैं। एक में समताप रेखाओं के द्वारा तापक्रम के वितरण को दिखाया गया है और ये पहले वाले चित्र में जलधाराओं को दिखाया गया है। जो लाल रंग आपको दिख रहा है, ब्राउन सा कलर, वो गर्म जलधाराएं हैं और जो ब्लैक से आप देख रहे हैं वो शीतल जलधाराएं हैं। तो जहां गर्म जलधाराएं आप देखिए कि जो समताप रेखाएं वो ध्रुवों की तरफ मुड़ गई हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखिए यूरोप के पश्चिमी भाग पर, जहां गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा बहती है, वहां का टेम्परेचर देखिए और उन्हीं अक्षांशों में स्थित आप पूर्वी ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की तरफ देखिए, जहां लैब्राडोर की ठंडी जलधारा बहती है। ठंडी जलधारा के कारण वो भाग नीचे को दब गया है, उसकी जो समताप रेखाएं वो भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ गई हैं, पर यहाँ की पश्चिम उत्तर यूरोप की समताप रेखाएं वो। इसी प्रकार से आप नीचे देखिए, ये दक्षिण अमेरिका के पास वहां भी पीरू की ठंडी जलधारा, अफ्रीका के पास बेंगुला की ठंडी जलधारा, वहां आप देखिए पश्चिमी भाग पर अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया की जलधारा के कारण, जहां कैलिफोर्निया की घाटी है वो समताप रेखा नीचे की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ गई है। तो जलधाराओं का भी प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर जो तापमान होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। उस वायुमंडल का तापमान भी गर्म जलधाराओं के कारण अधिक होता है, ठंडी जलधाराओं के कारण कम होता है। प्रचलित पवनें, प्रचलित पवनों का आप जानते होंगे कि सारी पृथ्वी पर जो वर्ष भर एक ही दिशा में पवनें चलती हैं वो स्थायी पवनें कहलाती हैं, जिन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 तो है पूर्वी व्यापारिक पवनें, जो उष्ण कटिबंध में चला करती हैं। इसमें देख रहे हैं आप 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के बीच इनकी दिशा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर होती है।
फिर दूसरी जो होती है वेस्टर्न लीज होती है 30 डिग्री से 60 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में, ये पश्चिम से पूरब की ओर, इनको वेस्टर्न लीज बोलते हैं। बाकी वो पोलर विंड्स हैं, ध्रुवीय हवाएं हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों से चला करती हैं। फिर ये कोशिकाएं भी इस प्रकार से चला करती हैं। वायुमंडल में त्रिकोशी संचार होता है, भूमध्य रेखा से हवाएं ऊपर उठती हैं तो इनका प्रभाव, और कहीं ये उपोष्ण सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में नीचे उतरती हैं तो ये हवाएं नीचे भी उतरती हैं, ऊपर भी जाती हैं, क्षैतिज भी चला करती हैं। तो जो पवन क्षैतिज रूप से चलती है उसको पवन प्रवाह बोलते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ पवन का जो उठाव या नीचे उतरती हैं उसको अपन पवन धाराएं बोलते हैं, उनको हवाएं नहीं कहते हैं, ये हमें जानना चाहिए। हम उनको पवन नहीं बोल सकते हैं। क्षैतिज हवाएं जो चलती हैं हमारे जमीन के समानांतर लगभग या कोणीय अंतर पर, तो उनको अपन कह सकते हैं सामान्य सी भाषा में। तो इनका प्रभाव भी पड़ता है। दूसरी बात, जो लोकल विंड्स होती हैं, स्थान विशेष में चलने वाली हवाएं लोकल विंड्स कहलाती हैं। कुछ पीरियाडिक विंड्स होती हैं, कुछ विशेष मौसम में चलती हैं, उनका भी प्रभाव, जैसे मानसूनी पवनें हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे, लू चलती है, समुद्री समीर, स्थल समीर चला करती है, पवन समीर, घाटी समीर, इन सब पवनों का प्रभाव वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप लें तो मानसूनी हवाओं को ही आप ले लें, क्योंकि अपन उसी क्षेत्र में बैठे हुए हैं। विंटर सीजन में वायुमंडल का तापक्रम कम हो जाता है, तो क्या हवाएं गर्म होती हैं कि ठंडी होती हैं, जबकि समर सीजन में हमें गर्माहट मालूम होती है, क्योंकि वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, आर्द्रता तो होती है पर हवाएं गर्म होती हैं। लू चलती है, लू के कारण हमें भी गर्माहट मालूम होती है। इसी प्रकार से आप देखें, आप चलें राकी पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ चिनूक हवाएं चलती हैं, और आल्पस पर्वतमाला क्षेत्र में जहाँ फोहन हवाएं चला करती हैं, तो ये हवाएं जो राकी पर्वतमाला के पूर्व से पश्चिम से चलकर के पूर्व में उतरती हैं, जहाँ ग्रेट लेक्स का मैदान है, ग्रेट प्लेन्स का मैदान है, वहाँ पर ये हवाएं एकाएक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को बढ़ा जाती है, उनको स्नो ईटर कहा जाता है वहाँ पर। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में जब ये हवाएं उतरती, फोहन आल्प्स पर्वत के दक्षिण से पार करके उत्तर में पहुंचती हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर एकाएक बढ़ जाता है। जलवायु मरुद्यान बोलते हैं वहाँ पर स्विट्जरलैंड में। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, समझने योग्य, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको जितना ही अपन एलाबोरेट करें, इसके लिए 2-4 पीरियड कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। मेघाच्छादन, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मेघाच्छादन जो तापमान को प्रभावित करता है, जो 14% एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा, वो क्लाउड से ही ज़्यादातर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त करती है, लेकिन बादलों का ज़्यादा योगदान है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि रिफ्लेक्शन होता है। हमने अभी आपको बताया था काउंटर रिफ्लेक्शन बादलों से होता है, और स्कैटरिंग और परावर्तन भी बादलों से होता है। तो 3 प्रक्रियाएं 4 प्रक्रियाएं हो गई। विकिरण भी होता है बादलों से, एब्जॉर्प्शन भी होता है, परावर्तन भी होता है, प्रकीर्णन की भी प्रक्रिया होती है। तो इसके कारण से हमारा एटमॉस्फेयर का तापक्रम प्रभावित होता है। अब ग्रीन हाउस गैस की बात हम इस संदर्भ में यदि करें, तो बादल ये करते हैं कि ऊष्मा को आने तो देते हैं, लेकिन पृथ्वी से बाहर की तरफ जाने से रोकते हैं। इसलिए तो जब बादल होते तो हमें गर्मी महसूस होती है। कारण क्या है कि वो जो ऊष्मा है उसको वापस पृथ्वी की तरफ भेजते हैं, काउंटर रेडिएशन करते हैं वो। इसलिए जब बादल रहे तो हमें गर्माहट मालूम पड़ती है। तो बादलों का काफी रोल है। यदि बादलों में संघनन प्रारंभ हो जाता है तो हमें शीतलता मालूम होने लगती है। जब वाताग्र बनते हैं तो उस समय भी बादल बनते हैं। जब गर्म वाताग्र का आगमन होता है उसके बादल आते हैं तो गर्माहट मालूम होती है। विशीत वाताग्र आते हैं तो अलग प्रकार के बादल होते हैं, तो उसमें हमें शीतलता मालूम पड़ने लगती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर,
ये हमारे भूगोल की आत्मा कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना। दूसरे विज्ञान ऐसा नहीं करते हैं। तो ये वितरण जानने के लिए कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण एक समान नहीं है। उसके कारण अपन ने कुछ कुछ देख लिए। पृथ्वी की सतह भी है, उसमें से हमने आपको नहीं बताया है। समुद्र तल से दूरी भी उसमें सम्मिलित है। कुछ चीजें हमने छोड़ दी हैं, आप पढ़ेंगे उसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर में ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये ग्रीक विचारकों का है, जिसमें 3 मंडल आप स्पष्ट देख रहे हैं। एक ब्लू कलर से 2 मंडल दोनों तरफ हैं, उसको हम एक ही मंडल कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। ये है आपका दूसरा मंडल, और तीसरा है फ्रिजिड जोन, शीत मंडल। तो ग्रीक विचारकों ने 3 भागों में बांटा। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और दूसरा है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में, ये शीतोष्ण कटिबंध, और लास्ट में वो शीत कटिबंध है। तो यहाँ पर टेम्परेचर पहले कटिबंध में ज्यादा बताया है। जो दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, उसमें टेम्परेचर कम होता है सामान्य रूप से। अब गर्मियों में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, सर्दियों में कम हो सकता है। तो ये सामान्यीकरण है, बहुत अधिक सामान्यीकरण किया गया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये फिर वो आपका ये चित्र इस तरफ दिखाया गया है, ये सब इंटरनेट से लिया गया है। ये क्षैतिज वितरण दिखाया गया है समताप रेखाओं के द्वारा। सुपन महोदय का कहना है कि जो आपने ग्रीक विचारकों ने टेम्परेचर के वितरण को बताया वो ठीक नहीं है। कहते कि वो उसमें तापमान को ही ध्यान में रखा गया है, दूसरी चीजों को भुला दिया गया है। और भी कई बातें हैं जो वायुमंडल के तापक्रम को प्रभावित करती हैं। तो उसके कारण यदि हम समताप रेखाओं के संबंध में अध्ययन करें, उनके द्वारा वायुमंडल के तापक्रम को धरातल की सतह पर जाने तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ज्यादा हमें उसका वेरिएशन समझ में आएगा। प्रिय छात्रों, यहाँ पर समताप रेखाएं आप जानते होंगे, जैसे कंटूर रेखाएं हैं, धरातल के समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ती हैं। समुद्र सतह से धरातल, समुद्र की सतह से समान ऊंचाई के स्थानों को जो रेखाएं जोड़ती हैं, उन्हें हम कंटूर बोलते हैं, समुच्च रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसी समुच्च रेखाएं होती हैं, या दूसरा हम कहें सम रेखाएं होती हैं, समवायुदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, सम खारेपन की रेखाएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से सम गहराई की भी रेखाएं होती हैं, समताप की रेखाएं हैं। ये समताप की रेखाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। समान ताप के स्थानों को समुद्र की सतह पर कनेक्ट करने वाली लाइन को हम समताप रेखाएं कहते हैं। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिए, समुद्र की सतह पर। अब आप कहेंगे कि कहीं तो हिमालय पर्वत इतना ऊंचा खड़ा है, कहीं आल्पस पर्वत, कहीं अपलेशियन पर्वत, कहीं एटलस पर्वत, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, और आप कह रहे हैं कि समुद्र की सतह पर हम कैसे निकालेंगे उसको। तो हमने अभी आपको हिंट किया था कि जब वायु ऊपर उठ रही थी, टेम्परेचर डाउन हो रहा था, उसी हिसाब से यदि वायु नीचे आती है, यदि उसको नॉर्मल रिलेप्स ऑफ टेम्परेचर, ताप की सामान्य पतन दर, उसको कैलकुलेट करते हैं कि यदि हम 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम हो रहा है तो नीचे आने पर टेम्परेचर कितना अधिक बढ़ जाएगा, समुद्र की सतह पर कितना बढ़ जाएगा। तो उसको हम यहाँ निकाल लेते हैं और उसके आधार पर इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो समताप रेखाएं हैं, इनमें काफी भिन्नता दिखाई दे रही है। स्थल पर और जल पर आप देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। दक्षिणी गोलार्ध में आप अक्षांश के ऐसे समानांतर रेखाएं देख रहे होंगे, दूर से आपको दिख रही होंगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में देखिए आप, अंतर दिखाई दे रहा है, वो ऐसी मुड़ गई हैं, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा वेरिएशन है तापक्रम में, दक्षिणी गोलार्ध में उतना वेरिएशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर वहीं दिखाई दे रहा है जहां पर ये दक्षिण अमेरिका है। ये काफी 70 डिग्री की जो रेखा है वो उत्तर की तरफ मुड़ गई है, 30 डिग्री अक्षांश के पास। ये सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को दिखाया गया है।
एक ये भी चित्र है, ये प्रशांत महासागर को आप देखेंगे, इसमें हिंद महासागर और जनवरी का टेम्परेचर इसमें दिखाया गया। देखिए आप देखेंगे यूरेशिया पर तो वक्राकार ही रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर आप अमेरिका में देखिए तो कहीं तो पास पास हैं और कहीं पर दूर दूर गई हैं, और समुद्र स्थल जहां मिलते हैं उनमें आपको एक बल्जिंग शेप ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो ये रेखाएं जहां समुद्र और स्थलीय भाग मिलते हैं ये उत्तर की तरफ मुड़ी दिखाई दे रही हैं ऐसे, क्योंकि टेम्परेचर उस तरफ समुद्र में बढ़ जाता है। थल का टेम्परेचर इसलिए उतना अधिक नहीं होता, तो वो दक्षिण की तरफ होती हैं। लेकिन जनवरी में ठंड का सीजन होता है तो समुद्र में तापक्रम अपेक्षाकृत थल की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए ऐसी दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा एरिया है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा, पर छोटे क्षेत्र में इतना अंतर दिखाई नहीं दे रहा। आप यहाँ देखें दक्षिण अमेरिका में तो वहां भी ऐसा दिखाई दे रहा है, काफी ऐसी रेखाएं चलेंगी फिर इस प्रकार से आ गई हैं। तो समुद्रों में उतना अंतर दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि वेरिएशन हमें स्थलीय भागों पर दिखाई देता है। स्थल और जल की स्वभाव में असमानता के कारण ऐसा होता है। सर्दी की ऋतु में स्थल तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं पर जलीय भाग उतने जल्दी ठंडे नहीं होते हैं, तो स्थल पर तीव्र वेरिएशन होता है। पास पास कंटूर्स हैं, आप देखिए किसको, नॉर्थ ईस्ट यूरेशिया को आप देखिए, यूरोप को देखिए, सॉरी एशिया को देखिए, और यहाँ देखिए आप अलास्का की तरफ नजर डालिए तो यहाँ देखिए बिल्कुल पास पास समताप रेखाएं हैं। उसका कारण क्या है? ताप प्रवणता अधिक है, ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है। वो टेम्परेचर ग्रेडियंट वह दर है तापक्रम जिसमें परिवर्तन होता है। तो ये तापक्रम यहाँ पर। अच्छा यहाँ पीछे देखिए आप उत्तर पश्चिम यूरोप की तरफ देखिए, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के कारण वो दूर दूर हो गई हैं और ऐसा शेप हो गया है, इस टाइप से ये बढ़ गई हैं। समताप रेखाएं काफी उत्तर की तरफ चलेंगी तो वो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का प्रभाव भी हमें वहां समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्थल पर आती हैं एकदम ऐसी नीचे को झुक गई हैं। कारण क्या है कि उत्तर की ठंडी हवाएं यहाँ पर प्रभाव डालती हैं, इसलिए टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है। कैस्पियन सागर और काला सागर के आसपास तक ऐसी बल्जिंग शेप में हो गया है। तो ये सबसे कम टेम्परेचर बरखुन्यास रूस में दर्ज किया जाता है, काफी कम टेम्परेचर। मीन जुलाई एयर टेम्परेचर फॉर द अर्थ सरफेस 1959। ये जुलाई का दिखाया गया है। क्यों जुलाई का? इसलिए कि जुलाई में एक्सट्रीम होता है टेम्परेचर अपने उत्तरी गोलार्ध में, और जनवरी में टेम्परेचर काफी डाउन हो जाती है। इसलिए 2 महीने वैज्ञानिकों ने चुने हैं ताकि हम टेम्परेचर की असमानता को जान सकें। इसमें भी आप देखिए कलर के माध्यम से आप जान सकते हैं कहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया है, पर आप अंटार्कटिका की तरफ नजर डालें, देखिए वो डार्क ब्लू कलर की तरफ -35, -30, -40 और -50 तक टेम्परेचर चला गया है अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका ज्यादा ठंडा है पर नॉर्थ में इतनी ठंडक नहीं है, और टेम्परेचर एक दिन या महीने एक साल का नहीं लिया गया है, 59 से 97 तक का टेम्परेचर लिया गया है। ये जो डेटा है इंटरनेट से कलेक्ट किया गया है, सोर्स भी दिया गया है। एक दूसरा चित्र ये भी वही बात कर रहा है, वही प्रदर्शित कर रहा है जो अभी अपन ने पढ़ा। इसमें भी वही चीज है, टेम्परेचर ये ज्यादा केल्विन में दिखाया गया है। ये देखिए टेम्परेचर केल्विन में, एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल का कैसा टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप नेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं सभी विद्यार्थी, और ये मानचित्र आप खुद ही देख सकते हैं। अब हम आते हैं लंबवत वितरण। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप समझने की कोशिश करिए क्योंकि टाइम बाउंड प्रोग्राम है। तापक्रम के लंबवत वितरण को देखें ऊंचाई की तरफ, तो अभी हमने देखा था कुछ दरों के माध्यम से ऊपर की तरफ टेम्परेचर घटता जाता है सामान्यतः, और नीचे टेम्परेचर अधिक होता है। उसके कारण क्या है? उसके कई कारण हैं। उसमें एक तो ये हमने चित्र से दिखाया, एयर मॉलिक्यूल डेंसिटी। वायु के कण होते हैं उनकी डेंसिटी नीचे ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ डेंसिटी कम होती है, चाहे वो धुआं, धूल, नमक के कण हों।
वहीं सबसे ज्यादा होते हैं, नीचे की तरफ पृथ्वी से सटे हुए क्लोजअप ऑफ दी अर्थ सरफेस, ये नीचे की तरफ ज्यादा होता है। और जलवाष्प भी 5 किलोमीटर तक 90% होती है। समस्त जलवाष्प का 90% जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है, और बाकी फिर ऊपर है। तो वहीं सबसे ज्यादा जलवाष्प है, बादल भी हैं, ये कण भी हैं। तो ये क्या करते हैं, सोखते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं टेम्परेचर को। अच्छा, निचले भाग के संपर्क में आते हैं, पृथ्वी सबसे पहले गर्म होती है, उसके बाद ऊपर का भाग गर्म होता है। अब कभी कभी होता ये है कि ऊपर की ओर टेम्परेचर कम होने के बजाय कभी कभी घट जाता, बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। आप एक चित्र देखिए, इसमें माइल्ड लिखा है, फिर नीचे कोल्ड लिखा है, और बीच में लिखा हुआ टेम्परेचर इन्वर्जन। ये पहला चित्र देखिए आप, पीले से जो दिखाया गया है वहां पर वायु का टेम्परेचर अधिक है, और नीचे जो दूसरा कलर आप देख रहे हो, फैट सा कलर, वहां टेम्परेचर कम है। तो नीचे टेम्परेचर कम है, फिर टेम्परेचर अधिक हो जाता, फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये उल्टा हो रहा है, ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम होना चाहिए लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तापक्रम का विलोपन, प्रतिलोमन या तापक्रम की व्युत्क्रमणता, हिंदी में कई नाम है, पर अंग्रेजी में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। जब तापक्रम ऊंचाई पर या धरातल के पास घटने की बजाय बढ़ जाए फिर कम हो जाए, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम तापक्रम की व्युत्क्रमणता, प्रतिलोमन कहते हैं। ये प्रतिलोमन कई प्रकार का होता है। सबसे पहला अप्रवाही प्रतिलोमन, ये धरातल के पास होता है। इस प्रकार का प्रतिलोमन 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें होता यह है कि जाड़ों के समय होता है, उच्च अक्षांशों में होता है। तो जाड़े के समय दीर्घ रात्रि होती है, आकाश स्वच्छ होता है, तो पृथ्वी से ऊर्जा का ह्रास तीव्र गति से होता है। उसके संपर्क में आने पर नीचे तो तापक्रम डाउन हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ टेम्परेचर उतने जल्दी डाउन नहीं हो पाता है, वहां अधिक रहता है। तो इसके कारण से इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री फ़ारेनहीट, और इस तरफ ये कम में लिखा है -10, -20, -30, इधर हाइट लिखी हुई है। तो इस तरफ ये 1 किलोमीटर की हाइट तक टेम्परेचर बढ़ रहा, फिर डाउन हो गया। तो ये इन्वर्जन पृथ्वी की सतह के पास कैसे इन्वर्जन होता है। उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, ये भी अप्रवाही है। अप्रवाही क्यों बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, ये आप बताएंगे हमें। उच्च वायुमंडलीय क्षेत्र में जब प्रतिलोमन होता है तो उसे हम बोलते हैं उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। आप जानते हैं कि ऐसा प्रतिलोमन 15 किलोमीटर के ऊपर ही होता है। वहाँ ओजोन परत होती है 15 किलोमीटर से, हमने आपको भी बताया था 35 किलोमीटर के बाद। तो 35 किलोमीटर के बीच, 15 से 35 किलोमीटर, वहाँ ओजोन की परत होती है। ओजोन की परत अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है, एक तो कारण ये है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, पर उसके नीचे, जस्ट नीचे टेम्परेचर कम रहता है, ऊपर भी कम होता है। इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। ये देखिए, चक्रवात की दशाओं में भी ऐसा होता है। गर्म चक्रवात या शीतल चक्रवात जब होते हैं, 2 प्रकार भिन्न स्वभाव की हवाएं आती हैं, तो उसके कारण भी ऐसी स्थिति हो जाती है। शीतल वायु नीचे बैठती है, गर्म वायु ऊपर चढ़ती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये चक्रवात के कारण भी ऐसा होता है। घाटी प्रतिलोमन में क्या होता है कि दिन के समय ये काफी गर्म हो जाती हैं घाटियां, लेकिन रात्रि के और हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। पर रात में ये होता है कि जो ढाल होते हैं वो वहाँ विकिरण ज्यादा हो जाता है, पृथ्वी की परत ठंडी होने लगती है, तो उनसे जो हवाएं संपर्क में आती हैं उनसे अधोमुखी धाराएं चलने लगती हैं, तो नीचे काफी ठंडक हो जाती है और ऊपर की तरफ गर्माहट होती है, गर्म वायु की परत होती है और नीचे ठंडी वायु की परत होती है। इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस हम बोलते हैं इसे घाटी समीर या पर्वत समीर। इसके कारण से ये घाटी प्रतिलोमन उपस्थित हो जाता है और ऐसे समय घाटी में पाला पड़ता है, इसलिए घाटियों में खेती नहीं की जाती है, ढलानों पर खेती करने के प्रयास किए जाते हैं। मैकेनिकल, ये तीसरा जो है मैकेनिकल
इसमें यह होता है कि हवा एकदम गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर चली जाती है, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ जाती है, जिसके कारण प्रतिलोमन की स्थिति हो जाती है। ये अफेक्ट है उसके, फाग कोहरा बनता है, गर्म और ठंडी जलधाराएं, गर्म और ठंडी हवाएं, शीत वातावरण उष्ण वातावरण यहाँ मिलते हैं। ये स्माग भी उसके साथ, यदि सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये डर्टी हो जाती है। ये खेती नष्ट होती है क्योंकि पाला पड़ता है घाटियों में। ब्राजील में कहवा के बागान ढलानों पर लगाए जाते हैं तो ये फसलें खराब होती हैं। प्रतिचक्रवाती शुष्कता आ जाती है वायुमंडल में। अच्छा, जो आप मरुस्थल देख रहे हैं पश्चिमी भागों में, उसका एक कारण ये भी है मरुस्थल बनने का कि वहाँ हवाएं नीचे उतरती हैं। वो जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो आप जानते हैं कि एडियाबैटिक दर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वहाँ एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बन जाता है, प्रतिचक्रवाती दशाएं निर्मित हो जाती हैं, शुष्कता आ जाती है, वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हम आपसे कुछ फीडबैक लेना चाहेंगे। आप तैयार हो गए होंगे। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इज, तापक्रम की सामान्य पतन दर कितनी है? इसमें से आप बताएंगे ए बी सी डी। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 5.0 डिग्री, फिर ये लिखा हुआ है। तो कोई बताएगा कि मैं बताऊं? तापमान की सामान्य पतन दर कितनी है? हेलो, मंदसौर पीजी कॉलेज। हाँ बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मंदसौर से। हाँ बोलिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ऑप्शन ए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। ओके ओके, थैंक यू, बैठिए। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ से चला गया? ऑन मैप्स ब्लैंक आर कॉमनली यूज्ड टू शो द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तापक्रम के क्षैतिज वितरण को दिखाने के लिए कौन सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? आइसोबार, आइसोथर्म्स, आइसोहाइट्स, कंटूर्स। बताइए कोई भी। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हेलो, मंदसौर पीजी कॉलेज। हाँ हाँ बोलिए, नाम बोलिए। हेलो पीजी कॉलेज से। हाँ, ऑप्शन बी आइसोथर्म। ओके थैंक यू। तीसरा देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में बी प्रोड्यूस्ड। ये थोड़ा टिपिकल है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन में इन्वर्जन, सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? चलिए, कोई छिंदवाड़ा का है तो बताइए। छिंदवाड़ा ऑटोनोमस पीजी कॉलेज। चलिए सीधी से बोलिए। सर, दयाराम अमराजा बोल रहा हूँ सर। हाँ मंदसौर पीजी कॉलेज से दयाराम अमराजा। हाँ हाँ बोलिए। सर ऑप्शन सी सर। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सन। सूर्य से कितनी मात्रा वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से एब्जॉर्ब करता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हेलो सर। हाँ हेलो हेलो हाँ सर, हमारी आवाज आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ पीजी कॉलेज जावा से 14%। अच्छा पीजी कॉलेज जावा से 14% सर। बी अच्छा ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टर टू अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। इसमें से कौन सा सबसे बड़ा कारक है जो वायुमंडल के वितरण के तापमान को प्रभावित करता है? ऊंचाई, बी दिया है ओशन करंट, सी दिया होगा माउंटेन बैरियर्स, और डी दिया हो लैटिट्यूड। हेलो हेलो पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके ओके थैंक यू। अक्षांश सबसे बड़ा
कंट्रोल का फैक्टर है। थैंक यू वेरी मच। के बाद बड़े क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। Describe the horizontal distribution of temperature. What are the factors on which the control of temperature of the atmosphere depends? तो कुछ छोटे क्वेश्चन भी हैं उसमें और कुछ बड़े भी हैं, तो आप लोग इस प्रकार से तैयारी कर लेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। कोई अलग से ज़्यादा क्वेश्चन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, पीएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को पूछा जाता है। आप पीएससी में इस क्वेश्चन को देखें और डिफरेंट पीजीयूजी की परीक्षा में क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट होता है। ये कुछ किताबों के नाम थे। सिंह सविन सिंह की किताब भौतिक भूगोल का स्वरूप इलाहाबाद से निकलती है। तिखा आर्यन फिजिकल ज्योग्राफी मेरठ के केदारनाथ रामनाथ डीएस लाल की किताब फिजिकल ज्योग्राफी, और ट्रेवार था जीटी 1954 का एडिशन मेरे पास था, मैंने यहाँ लिख दिया है एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट। तो ये कुछ अच्छी किताबें हैं, आप इन किताबों से अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब टीचर को नमस्कार करते हैं, हमारे प्रिय विद्यार्थियों की बहुत नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच।